नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों। आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं कोर्स बा की एक कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह किसी पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु के वर्णन को बताया गया है। कविता लिखी गई है सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि जो एक पर्वतीय प्रदेश होता है उसमें वर्षा ऋतु कैसी होती है, इस ऋतु में प्रकृति कैसे अपना पल पल रूप परिवर्तित करती है और कैसा यहाँ का माहौल होता है। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। कवि कहता है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वत प्रदेश था। वर्षा ऋतु में ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति पल पल अपना रूप परिवर्तित कर रही है, अर्थात बदल रही है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने साहस दीर्घ सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार। कवि आगे कहता है कि मेखलाकार, मेखलाकार मतलब होता है बच्चों करधनी के आकार का। जो पहाड़ है उसकी जो ढाल है उसको कवि को यूं लग रहा है जैसे कि उसने करधनी पहन रखी है। तो कहता है मेखलाकार पर्वत अपार, करधनी के आकार का विशाल पर्वत, बिल्कुल सामने एक विशाल का पर्वत है जो करधनी के समान दूर दूर तक फैला हुआ है। उस पर हजारों फूल खिले हुए हैं। अपने सहस्र सुमन फाड़, सहस्र का मतलब होता है हजार, दृग सुमन का मतलब होता है नेत्र रूपी पुष्प। तो कवि को यूं लग रहा है कि जो पर्वत है वो जो करधन के आकार का है, करधनी के आकार है, बड़ा विशाल है। वह अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर, फाड़ फाड़ कर मतलब बड़ा बड़ा कर कर, खोल कर देख रहा है। अब लोक रहा है बार बार, अब लोक का मतलब होता है देखना। कैसे देख रहा है? बार बार देख रहा है, अर्थात उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर हजारों फूल खिले हुए हैं और वे फूल मानो कवि को ऐसा लग रहा है कि पर्वत की आंखें हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। कवि कहता है कि ऐसा लग रहा था कवि को कि भाई वो जो फूल खिले हुए हैं ना, वो हजारों फूल हैं ना, वो फूल नहीं है, वो क्या है, वो पर्वत की आंखें हैं जिसको फाड़ फाड़ कर वह देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, और जो उस पर्वत के नीचे, उस पहाड़ के नीचे जल बह रहा है, वो जो जल फैला हुआ है उसमें उसका जो आकार है, उसका मतलब पर्वत का, पहाड़ का जो आकार है, अपने विशाल आकार को जैसे वह निहार रहा है। वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके फाड़ फाड़ कर देख, खोल खोल कर किसको निहार रहा है? निहार रहा है अर्थात देख रहा है, अपने ही विशाल रूप को निहार रहा है या देख रहा है। उस पर्वत के पांव के पास शायद एक विशाल नदी बह रही होगी, जो बिल्कुल साफ स्वच्छ जल से भरी हुई है और बिल्कुल वो दर्पण के समान साफ दिखाई दे रही है। और उस दर्पण में, दर्पण मतलब आईने में, कांच में, पर्वत को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और वह अपने उसी प्रतिबिंब को क्या कर रहा है? देख रहा है। आगे कवि क्या कहता है? आगे कवि कहता है, गिरी का गौरव गा गा कर, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर।
देखिए अब आगे उस पर्वत प्रदेश की विशेषता को बताते हुए, उस प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है? कवि कहता है, गिरि का गौरव, गिरि अर्थात होता है पर्वत और गौरव अर्थात होता है महिमा या बढ़ाई। तो कवि क्या कह रहा है? गिरि का गौरव गाकर झरझर। गिरि अर्थात पर्वत का, गौरव अर्थात उसकी महिमा को गा कर, झरझर, झरझर मतलब होता है वो जो झरने हैं उनकी आवाज। तो कवि कहता है कि जो पहाड़ों से झरने बह रहे हैं, वो जो झरने निकले हुए हैं, वह झरने क्या कर रहे हैं? उस पर्वत के गौरव को गा रहे हैं, उसकी महिमा को गा रहे हैं। कैसे गा रहे होंगे? क्योंकि वो जो झरने हैं ना, वो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। मद में नस-नस उत्तेजित कर, मद मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों मस्ती। नस-नस का मतलब है जो हमारी शरीर में बहने वाली जो रक्त वाहिकाएँ हैं, उनको नस कहा जाता है, अर्थात रग-रग में। जो मस्ती है वह उसके रग-रग में बह रही है। उत्तेजित कर अर्थात जोश से भरकर। किससे भरकर? जोश से भरकर। तो वो जो पर्वत है, उसके गौरव को ये जो झरने हैं वो और मस्ती से उत्तेजित होकर जोश में भर-भर कर अर्थात और तेज गति से बह-बह कर उसके गौरव को क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। मोतियों की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब कवि कहता है कि जो ये झरने हैं, ये मानो ऐसे लग रहे हैं कि ये मोतियों की लड़ियाँ हैं। लड़ियाँ मतलब माला या श्रृंखला। तो कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये झरने हैं ना, ये मोतियों की लड़ियाँ हैं। लड़ियाँ मतलब उसकी माला है। मालाओं से सुंदर है, माला के समान सुंदर हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर। और ये जो झरने हैं ना, ये क्या हो रहे हैं? झर रहे हैं। झर रहे हैं अर्थात गिर रहे हैं। कैसे गिर रहे हैं? झाग भरे निर्झर। झाग से भरे हुए जो झरने हैं वो निरंतर क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं अर्थात वहाँ से बह रहे हैं। और इनके स्वरों को सुनकर ही पर्वत प्रदेश में जाने वाले व्यक्ति अर्थात जो यात्री होते हैं, जो ये प्राकृतिक यात्राएँ करते हैं, वो खुशी से भर जाते हैं, मस्ती से भर जाते हैं। आगे कवि क्या कहता है? गिरिवर के ओर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झाँक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। देखिए आगे क्या कहता है कवि? कवि आगे कहता है कि गिरवर के ओर से उठ कर, गिरवर अर्थात वो जो पहाड़ है, उसको गिरिवर बोला जाता है। ऊँचा जो पर्वत, जो पहाड़ है, उसको गिरिवर बोला गया है। के ओर सर, ओर से अर्थात के हृदय से। क्या हो रहा है? उठ कर, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे में उसमें से वह उग रहे हैं, उठ रहे हैं पर्वत की छाती में से। उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, उच्च आकांक्षा मतलब ऊँचा उठने की जो इच्छा होती है उसको उच्च आकांक्षाएँ बोला जाता है। तो जो ऊँचे उठने की इच्छा है उससे, कौन? तरुवर। तरुवर अर्थात वृक्ष या पेड़। तो जो पेड़ हैं वो कहाँ से उठ रहे हैं? गिरिवर की ओर से। पर्वत के, पहाड़ के हृदय से अर्थात उसके बीच में से वो ऊँचे उठने की आकांक्षाओं के साथ क्या हो रहे हैं? और लंबे होते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं। हैं झाँक रहे नीरव नभ पर। अब कवि कह रहा है भाई झाँक रहे हैं किस पर? नीरव रव पर। नीरव का मतलब होता है बच्चों मौन या शांत। नभ मतलब आकाश पर। जो शांत या मौन आकाश है उस पर वह क्या हो रहे हैं? झाँक रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष, अनिमेष का मतलब होता है एक टकटकी लगाए देखना, बिना पल के झपकाए देखते रहने का अर्थ होता है अनिमेष। तो अनिमेष हैं, अटल हैं। अटल मतलब जो टले ना, चिंता पर, जो चिंतित हैं, ऐसा लग रहा है जो किसी सोच में डूबे हुए हैं, जो बड़ी किसी चिंता में मग्न हैं। ऐसे पेड़
किसकी तरफ झांक रहे हैं? शांत आकाश की तरफ झांक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। उड़ गया अचानक लो भूदर, फड़का अपार पारद के पर। अब आगे कवि क्या कहता है? कवि को ऐसा लगता है कि उड़ गया अचानक लो भूधर। कवि कहता है लो देख लो, लगता है ऐसा है कि पूरा का पूरा पहाड़ क्या हो गया है? उड़ गया हो। पूरे के पूरे पहाड़ पर क्या आ गया हो? अपार पारद के पर। अपार मतलब जिसका कोई पार ना हो, भूधर का मतलब है पहाड़, जिसको भू ने धारण कर रखा है। पारद के पर, पारद के पर का मतलब होता है पारे के समान सफेद धवल और चमकीले पंख। तो कवि कहता है उड़ गया अचानक लो भूधर। ऐसा लग रहा है कि अचानक से भूधर अर्थात जो पहाड़ है वह क्या हो गया है? उड़ गया है। क्या लगाकर? फड़का अपार पारद के पर। अपने ऊपर क्या लगाकर? पारद के पर लगाकर, अर्थात पारे के पंख लगाकर कवि को यूं लगा कि वह जो पहाड़ है, पर्वत है, वह उड़ गया है। अच्छा, उसको ऐसा क्यों लगा? अर्थात कारण ये है, उसको ऐसा इसलिए लगा कि अचानक से जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ के समान, जैसा पहाड़ था ना ठीक उस पहाड़ के समान अधिक श्वेत और चमकीले बादल आकाश में छा गए। और जैसे ही वो चमकीले बादल आकाश में छाए तो कवि को यूं लगा कि ये जो पहाड़ी है ना, ये क्या हो गया है? उड़ गया है। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। देखो अब कवि आगे क्या कहता है। रव शेष, रव शेष का मतलब होता है केवल आवाज रह जाना। केवल क्या रह जाना? आवाज रह जाना। मतलब जो पानी गिर रहा था ना, अब केवल पानी गिरने की आवाज आ रही थी, शेष कोई आवाज नहीं थी। टूट पड़ा, रव शेष रह गए निर्झर, मतलब केवल जो झरने थे ना वो ही केवल शेष रह गए, वो पानी की आवाज ही शेष रह गई है। टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि को ऐसा लगा कि अचानक से जो पर्वत अंबर है ना, आसमान है, वो कहां पर आ गया है? भूमि पर आ गया है, धरती पर आ गया है। कहाँ आ गया है प्रिय बच्चों? भूमि पर या धरती पर। अर्थात वो जो एकाएक तेज बारिश हुई, उससे ऐसा लगा कि पूरा का पूरा आसमान टूटकर कहाँ आ गया है? भूमि पर, धरती पर आ गया है। आगे देखें हम। धस गए धरा में शब्दशाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं चलत यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। देखिए कवि आगे क्या कहता है। धस गए, धस गए अर्थात दब गए। धरा में सभ्यशाल, धरा में अर्थात धरती में, सभय, क्षमा चाहता हूं प्रिय, सभय शाल। सभय मतलब भय के साथ, भय से भरे हुए। शाल, शाल मतलब एक जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, शाल के वृक्ष, उनके लिए बोला गया है। तो एक वृक्ष का नाम है शाल, जो कहाँ पाए जाते हैं? अर्थात अधिकांश पहाड़ों पर ही पाए जाते हैं। तो धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। कवि आगे कहता है कि इस भारी बारिश के कारण, जो बारिश रूपी तीर धरती पर आक्रमण कर रहे हैं, उनके कारण साल के जो पेड़ हैं वो बादलों के झुंड में ऐसे धस गए प्रतीत होते हैं, मतलब उनसे छुप गए प्रतीत होते हैं कि लगता है कि मानो वे डर के कारण धरती में धस गए हों। और जो तालाब का जल है, उठ रहा धुआं जल गया था, जो तालाब का जल है उसमें इस तरह धुआं उठने लगा है कि मानो तालाब के जल में अग्नि लग गई हो और पूरा तालाब जल गया हो। अर्थात जब बहुत तेज बारिश हो रही है, जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वो कवि को यूं लग रहा है कि जैसे वो धुआं धुआं हो रहा है। तो कवि का मानना है कि ये बारिश रूपी धुआं नहीं है, ये तो तालाब में आग लग गई है, उससे उठने वाला धुआं है।
यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि कहता है इस प्रकार वर्षा का जो देवता है ना इंद्र, वह बादल रूपी विमान में घूम घूम कर, यों जलदयान में, जलदयान का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों बादल रूपी विमान, तो वह बादल रूपी विमान में विचर विचर कर अर्थात घूम घूम कर इंद्रजाल था इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्र जाल मतलब इंद्र का जाल, जादू या उसके अद्भुत खेल। तो कहते हैं कि वर्षा में ऐसा लग रहा है कि इंद्र अपने बादल रूपी विमानों में घूम घूम कर कोई जादुई खेल खेल रहा है। अर्थात कवि का कहना यह है कि वर्षा में पहाड़ पर क्षण क्षण में अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। यही क्या है, पर्वत प्रदेश प्रदेश में पावस है। अर्थात वर्षा ऋतु जब पहाड़ी इलाके में होती है या पर्वत प्रदेश में होती है तो उसका दृश्य इस प्रकार होता है। उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों ये वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य ही मददगार साबित होगा। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।